हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबकी कोडिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही हो। आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3337। टोटल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड। अगर देखा जाए तो आपके जो कल वाला क्वेश्चन था उसी का ही जस्ट एक अपग्रेडेड वर्जन है। अगर आपने वो क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको उस लेवल के ऊपर अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपका हार्ड मार्क्ड है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आगे चलते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर। ठीक है, हमको एक स्ट्रिंग एस दी हुई है जिसके अंदर कुछ इंग्लिश के लेटर्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, उसके साथ में हमें एक इंटीजर टी दे दिया जो कि हमको बताएगा कि हमें उस स्ट्रिंग को कितनी बार ट्रांसफॉर्म करना है। उसके बाद में हमें एक एरे दी हुई है नम्स जो कि 26 साइज की है। वो मुझे कुछ रूल समझाएगी। इन रूल्स को हम अच्छे से आगे समझेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब रूल क्या है कि जो भी मेरी स्ट्रिंग का आई कैरेक्टर है वो मैं रिप्लेस करूंगा किससे, अपने नेक्स्ट नम्स ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के सब कुछ अच्छे समझेंगे। अभी किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। द ट्रांसफॉर्मेशन रैप्स अराउंड द अल्फाबेट। बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप जेड से आगे चले जाते हो तो हम वापस से घूम के ए बी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका आंसर जो है वो वेरी लार्ज हो सकता है, इसलिए आपको 10⁻⁹+7 के अंदर उसको रिटर्न कराना पड़ेगा। देखो सुनो, हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करेंगे। पहले अपना नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच से सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम इसको ऑप्टिमाइज भी कर लेंगे, वो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ब्रूट फोर्स से करने का हमारा फर्स्ट रीजन इसमें क्या रहेगा कि हमें एक बार चीजों का लॉजिक समझ में आए कि कैसे काम कर रही है, क्या हमें करना है। अगर आपका एक बार ब्रूट फोर्स बन गया तो उसके बाद हम उसको इजीली ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। बस आपके पास ना बेसिक मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आपको इस क्वेश्चन में देखो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आप पहले समझते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या है। आप ये देखो, हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 1। इनपुट क्या है हमारे पास, ए बी सी वाई वाई। टी की वैल्यू कितनी है, 2 है। जो मेरे पास एरे नम्स नाम की है वो मुझे कुछ इस तरह से दी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर देखो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कितनी बार करनी है, टोटल 2 बार मुझे इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो अपनी एरे की बेसिस पे करेंगे जो मुझे एरे दी हुई है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेरी क्या रहने वाली है। सो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो मेरा ए है, एक कितने स्टेप्स आगे जाएगा, 1 स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, जब आपका ए एक बार आगे जाएगा तो ए की जगह क्या जाएगा आपके पास, बी। जब आपका बी एक स्टेप आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी। जब आपका सी एक स्टेप आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी। जब आपका वाई, वाई कहां पर आएगा, इसमें लास्ट सेकंड एलिमेंट होता है तो वाई आपका यहां पे है। वाई भी कितना आगे जाएगा, एक आगे जाएगा। सो जब आपका वाई आगे जाएगा तो जेड, एंड लास्ट वाला वाई भी जब आपका आगे जाएगा तो जेड। ये आपकी क्या बनी, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम किस पे बात करेंगे, अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पे क्यों जाएंगे, क्योंकि टी की वैल्यू तो 2 है, 2 बार मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अब क्या होगा। जब मेरा बी आगे जाएगा तो क्या बनेगा, सी। सी आगे जाएगा तो क्या बनेगा, डी। डी आगे जाएगा तो ई। अब बात करते हैं हम जेड की। ठीक है, हमने यहां पे सबको देख लिया, सब 1 स्टेप आगे जाने वाले हैं। बट अगर हम बात करते हैं इसमें जेड की तो वही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि 2 स्टेप आगे जाएगा। जब आपका जेड जो है वो 2 स्टेप आगे जाएगा तो क्या होगा, क्या कैरेक्टर्स मिलेंगे उसके बाद आपको, ए और बी। ठीक है, तो जब ये वाला जेड आगे जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ए बी। और जब आपका ये वाला जेड 2 कैरेक्टर आगे जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ए बी। ठीक है, अब टोटल लेंथ कितनी होगी, आप यहां पर इसकी सीधी सीधी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहां देख सकते हो आपकी जो लेंथ आई है वो कितनी है, इसके अंदर 7 आपकी टोटल लेंथ आई है। और आप ऊपर देख सकते हो आउटपुट में कि आपके पास 7 है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि करना क्या है। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उतनी बार ट्रांसफॉर्म करना है जितना में टी की वैल्यू दी हुई है। जो भी मेरे कैरेक्टर्स होंगे उतने कैरेक्टर्स से मैं उसको आगे जंप करा दूंगा। ठीक है, अब हम कहां पे चलेंगे, अब हम चलेंगे अपने इसी चीज के सूडो कोड के ऊपर। ठीक है, यहां पे हम अपने एक बार सूडो कोड लिख लेते हैं कि हमें करना क्या क्या है, उससे बेटर आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कुछ टाइम के लिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आंसर कैन बी वेरी लार्ज। सो सबसे पहले तो मुझे मोड निकालना पड़ेगा। ठीक है, वरना एरर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें कुल मिलाकर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कितनी देर के लिए, टी टाइम्स के लिए। जितनी मेरे पास टी की वैल्यू है मुझे उतनी बार उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा मैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मैं अपनी एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर लूंगा। नई स्ट्रिंग का क्या फायदा होगा, उसमें मैं स्टोर करा सकता हूं चीजों को। मैं एक अपनी नई स्ट्रिंग को क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरी स्ट्रिंग है मैं उसके एक एक कैरेक्टर पे जाऊंगा। ठीक है, सो यहां पे लिख लेते हैं फॉर ईच कैरेक्टर। अब मेरे पास जो भी स्ट्रिंग है मैं उसके एक कैरेक्टर पे जाऊंगा और मैं वहां जाके क्या करूंगा,
वहां पे जाके मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा। देखो जो भी मेरी स्ट्रिंग है मैं इसके एक एक कैरेक्टर पे जाऊंगा और सबके ऊपर क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दूंगा जो भी उसकी कंडीशन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस न्यू स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी, बट मैं क्या करूंगा, इसको लास्ट फिर से अपनी करंट स्ट्रिंग में डाल दूंगा जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, आप ये मान के चलो। और बस लास्ट में क्या रिटर्न कराना, उसकी लेंथ रिटर्न करानी है। और जब मैं लेंथ रिटर्न कराऊंगा तो वो मुझे किसके साथ रिटर्न करानी पड़ेगी, मोड के साथ। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है आंसर कैन बी वेरी वेरी लॉन्ग, सो रिटर्न इट इन द मोड। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आया होगा। अब जल्दी से एक बार इसका पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किस चीज की बात करी थी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हम अपना क्या निकाल लेंगे, मोड निकाल लेंगे। ठीक है, सो मोड कितना हमें दिया हुआ है 10⁻9 + 7, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये कितना हो जाएगा मेरा 1e9, दैट इज 10⁻9 + 7। मेरा मोड का काम खत्म हो चुका है। उसके बाद क्या करा था हमने, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम एक एक करके अपने सारे जितने t की वैल्यू है उतने बॉक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो इन टाइम इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन t, और i मेरा क्या होता रहेगा, इसमें प्लस प्लस होता रहेगा। अब क्या होगा, जितनी बार भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू है जितनी बार उसको ट्रांसफॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, एक नई स्ट्रिंग को क्रिएट करना। नई स्ट्रिंग को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग न्यू _s। सो ये क्या करेगा, ये मेरी एक नई स्ट्रिंग को क्रिएट कर देगा। स्टार्टिंग में इसको ब्लैंक ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, स्ट्रिंग को क्रिएट करने के बाद हम क्या करे थे, उसके बाद एक एक करके जितने भी मेरे पास स्ट्रिंग के कैरेक्टर थे हम सबके ऊपर ट्रेवर्स कर रहे थे। सो उसके लिए दूसरा लिख लेते हैं, फॉर कैरेक्टर सी किसके अंदर जा रहे थे हम, अपनी स्ट्रिंग एस के अंदर जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग का नाम मुझे एस दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, एक एक करके अपने सारे कैरेक्टर्स के ऊपर जाऊंगा और एक उनकी काउंट ले लूंगा जो कि क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ किसका, c - a का। ठीक है, दैट इज कितना था, c - a। ये वो कंडीशन है जो मुझे ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, सो इसको मैंने अलग से लिख लिया यहाँ पे। ये तो अभी मैं एक एक करके अपनी स्ट्रिंग के अंदर आया हूँ। एंड लास्ट वाली लूप के अंदर हम क्या कर रहे थे, बार बार यहाँ पर हम अपना मेन काम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन के साथ। तो उसके लिए भी इसके अंदर लिख लेते हैं, इन j = 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू काउंट। अब होगा क्या, देखो जो भी मेरी यहाँ पे काउंट दी हुई होगी मैं या तो उससे लेस देन चलूंगा स्टार्टिंग में, फिर उसके इक्वल तक चलूंगा, बट वो जैसे उससे एक्सीड करेगा मैं अपनी लूप से बाहर आ जाऊंगा। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो मुझे 1 स्टेप आगे जाना है, अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो मुझे 2 स्टेप्स आगे जाना है। ठीक है, ये सेम कंडीशन थी मेरे पास। जे जो है मेरा एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे अपना कैरेक्टर निकाल लेंगे क्या। अब जो भी देखो मेरा कैरेक्टर आने वाला है, सो उसके लिख लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर मेरे स्टार्टिंग में कितना रह सकता है, मैं उसको क्या लिख लेता हूं अभी के लिए, c- दैट इज माई a। ये क्या रहेगा, ये मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर रहेगा जो भी आने वाला होगा। ये मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर कैसे होगा, जो भी मेरी इसकी वैल्यू होगी मैं वहां से पहले चेक कर लूंगा, फिर मैं ये देखूंगा कि मैं कहां तक जा सकता हूं। सो ये लाइन मुझे क्या ला के देगी, ये लाइन मुझे मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर ला के देगी। ठीक है, और उसके बाद एक बार इसको मोड में ले लेते हैं 26 और लास्ट में इसमें वापस अपना कैरेक्टर के लिए प्लस कर देते हैं a। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो नई स्ट्रिंग क्रिएट करी है उसके अंदर इनको इंसर्ट करा लेंगे। सो नई स्ट्रिंग का नाम कहता है न्यू _s डॉट पुश _back। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो भी मेरे नए कैरेक्टर्स हैं उनको पुश बैक कर लेगा। दैट इज क्या था मेरा नेक्स्ट _char। ठीक है, अब जो भी मेरे नेक्स्ट कैरेक्टर आते जाएंगे वो मेरी नई वाली स्ट्रिंग के अंदर आते जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में मैं क्या कर रहा था, जो मेरी पुरानी वाली स्ट्रिंग थी उसी के अंदर जो मैंने अपनी नई वाली स्ट्रिंग क्रिएट करी है उसको मैं डाल के छोड़ रहा था। और इसमें हमारा एग्जैक्ट लास्ट क्या था कि हम अपने जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को मैं रिटर्न कराना था। सो ये कितना हो जाएगा s.length, और यहाँ पे हम इसको मोड की फॉर्म में ही रिटर्न कराएंगे। ठीक है, ये है मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो है पास हो चुके हैं, यानी कि कोड एकदम ठीक लिखा हुआ है, कोड के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको एक बार सबमिट करते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हो कि सिर्फ 22 टेस्ट केसेस के अंदर ही मेरा टाइम लिमिट एक्सीड का मुझे एरर मिल चुका है। अब इसको दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने कोड लिखा है अब इसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो तो देखो मेरा लूप कितनी बार चल रहा है, 1 2 3। मुझे यहीं से पता चल रहा है कि वर्स्ट केस में मेरे पास n³ टाइम्स तक रन होने वाला है। सबसे पहले मुझे वो चेंज करना है। सो उसके लिए अब हम चलते हैं इसके एक बार ऑप्टिमाइज अप्रोच पे। अब हम वापस आ जाते हैं दोबारा से अपने एग्जाम्पल पे। यहाँ पे आप सोचो कि इसको हम ऑप्टिमाइज से अप्रोच कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
हमारा मेन काम तो यही है ना कि हम इसको ऑप्टिमाइज करना है। अब सोचते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आपने यहीं पर इसमें जो मेरा कल वाला क्वेश्चन था उसको सोल्व किया होगा तो आपने वहां पर एक चीज को जरूर नोटिस किया होगा। वो पार्ट क्या था कि हमने क्या करा था, उसके अंदर भी आपको सेम एरर मिल रहा था। हमने तब क्या देखा था कि हम यूज ही नहीं करेंगे। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरी नई स्ट्रिंग क्या क्रिएट हो रही है, क्योंकि स्ट्रिंग तो मुझे रिटर्न भी नहीं करानी है। ठीक है, मुझे किस चीज से मतलब है, मुझे बस इस चीज से मतलब था कि मेरे पास टोटल लेंथ कितनी आ रही है। आउटपुट में आप देख सकते हो, आउटपुट में क्या है मेरे पास, आउटपुट में टोटल लेंथ है कि एट द एंड मेरे पास टोटल कितनी लेंथ आएगी। आउटपुट में ना कोई स्ट्रिंग है, तो मुझे लास्ट में क्या चाहिए, मुझे लास्ट में मेरी स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए कि जो भी मेरी नई स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी। उसके लिए हमने क्या करा था, कल हमने उसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालना स्टार्ट किया था। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद क्या हुआ था, हमने क्या चेक करा था कि जो भी मेरा कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब आप अगर मान के चलो कि फ्रीक्वेंसी मेरी किसी कैरेक्टर की 2 आएगी, 0 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, अगर आप ये मान के चलो कुछ इस तरह से मुझे फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो बस इसका तो मुझे सम करना है। 2 + 5 = 7, 7 + 7 = 14। तो इससे मुझे मेरी टोटल लेंथ पता चल सकती है कि किसी भी चीज की मेरी जो टोटल लेंथ है वो कितनी रहेगी। एक बार इसी वाले एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इसके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब आप ये देखो, जब ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपकी, ठीक है, सो उसके यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, वेक्टर। वेक्टर टाइप क्या था उसका, लॉन्ग ये अपने पास टाइप रहने वाला है हमेशा के लिए। इसमें तो नाम क्या रख सकते हैं हम इसका इजीली, जो हमें मल्टीप्लाई करना है सो उसके लिए नाम भी हम मल्टीप्लाई के लिए ही रख लेंगे। सो दैट इज माई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू क्या क्या पास करेंगे जब हम मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए हो जाएगा मेरा वेक्टर ऑफ वेक्टर, किस टाइप को रहेगा, ये भी मेरा लॉन्ग टाइप का रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब इसको एड्रेस कर देते हैं ए। ठीक है, मैं इसको ए से यूज करने वाला हूं। ये तो हो गया जो मेरा पहला वेक्टर है, मैंने उसको क्रिएट कर लिया। जिस तरह से मैंने अपना ये वाला वेक्टर क्रिएट करा है सेम टू सेम मैं अपना ए को, तो जब लास्ट में आएगा तो ये जो दो हैं ये दो मेरे क्या इंक्रीज होंगे, ए और बी। ठीक है, सो यानी कि जो मेरी ए और बी की फ्रीक्वेंसी है वो दो से मेरी इंक्रीज हो सकती है। सो अब यहां पे देखोगे तो मेरी टोटल लेंथ कितनी आएगी, 2 + 2 = 4, 5, 6, 7। सो इस केस में जो मेरी टोटल लेंथ है वो कितनी आई है, 7 आई है। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले एक अलग से पूरा वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो जो मेरा कल का क्वेश्चन था वो एक वेक्टर के ऊपर इजीली सोल्व हो सकता था, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी कंडीशन नहीं थी कि मुझे इसको भी चेक करना है। कल का क्वेश्चन क्या था, अगर z है तो उसको a से रिप्लेस करना है, और अगर बाकी कोई भी कैरेक्टर है तो जस्ट एक कैरेक्टर उस पर जंप करना है। बट आज ये जो मेरे पास नम्स नाम की एक्स्ट्रा एरे आई है, इसकी वजह से क्या होगा कि अब मुझे दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं पहले एक चीज का ध्यान रख के अपना काम कर पा रहा था, अब उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अब मुझे यहाँ पे दो अलग अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला किस चीज का मुझे इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या लेटर है जो मेरा चेंज होगा, और दूसरा क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या है जहां तक मेरा लेटर चेंज होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए, जब आपको एक टाइम पे एक से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना पड़े, सिंगल चीज का ध्यान रखना है उसके लिए वेक्टर बहुत है, बट जब आपके पास एक टाइम पे आपको एक से ज्यादा चीजों को ध्यान रखना पड़े तो आप किस चीज का यूज कर सकते हो। हमारे पास ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि दो लाइन्स में काम कर सकता है, दैट इज मैट्रिक्स। अगर मैं अपने बात करता हूं 2D मैट्रिक्स की, तो उसमें मैं एक बार में इजीली दो चीजों को काउंट कर सकता हूं, दो चीजों को ऊपर ट्रैक कर सकता हूं। सो इसलिए हम किस चीज का यूज करने वाले हैं, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के अंदर हम दोनों चीजों को ट्रैक करेंगे और लास्ट में फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि मेरी किस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी रहने वाली है, और लास्ट में क्या करेंगे, बस फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देंगे, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी काम कैसे करेगा, अभी के लिए मान लो कि मेरी मैट्रिक्स का नाम T है और मैं वहां पे बात करूंगा स्टार्टिंग में। उसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, मैं मैट्रिक्स में पता है 2D मैट्रिक्स में एक I पैरामीटर होता है और एक मेरे पास Z पैरामीटर होता है। ठीक है, अभी हम 1% के लिए बात करते हैं इसकी Z की। ठीक है, तो Z मेरा कौन सा इंडेक्स पाएगा, 25 पाएगा, और जब मेरा Z 25 पाएगा तो मेरी A की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये मेरा जब 25th रो में होगा और उसका 0 कॉलम होगा तो वहां पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। सिमिलरली जब मेरा Z जो है वो 25th रो में ही होगा और वो इंडेक्स नंबर सेकंड पे होगा यानी कि 1 पे होगा, तो वैल्यू कितनी है, B। और आप देख सकते हो Z यहां से 2 स्टेप चलेगा तो A पे भी जाएगा, B पे भी जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1। अब आप यहां से देखो सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो कि जब मेरे पास एक बार Z आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 + 1 =
2। यही मुझे लास्ट में आगे जाके बहुत काम आएगा मेरे, ठीक है। अब इन सबसे फाइनली क्या होगा, अगर इन सबको मैं एक बार ड्रॉ करूं तो आप ये मान के चलो आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्रिएट होगी, ठीक है। और ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने क्रिएट होगी, 26 बाय 26 की आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम चीज लिख लूंगा, ABC। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ABC, और ऐसे करते करते ZZ हो जाएंगे आपके दोनों साइड में। अब जो मेरा A है वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, मेरा B के अंदर मेरा ट्रांसफॉर्म होगा। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अगर मैं अपने B की बात करूं तो B के साथ भी क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1 है, आप देख सकते हो। तो जो मेरा B कैरेक्टर है, इस बार जब मैं कैरेक्टर की बात करूंगा तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मेरा B से C में चेंज हो जाएगा। C की बात करूंगा तो ये किस में चेंज होगा, यहाँ पे D में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या होगा, Z होगा। और लास्ट में यहाँ भी आपके पास क्या होगा, Z होगा। जब हम इस वाले केस की बात करेंगे तो Z किस किस में चेंज होगा, आपका Z A में चेंज होगा, B में चेंज होगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट आपके 0 हो जाएंगे। सो ये क्या करेंगे हम फाइनल इस तरह से अपनी मैट्रिक्स को क्रिएट कर लेंगे। और ये जितनी मेरे पास इसमें फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, इन सबको लास्ट में मैं क्या करूंगा, इन सबका सम कर दूंगा। और ये जो मेरा सम होगा इससे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो, ये जो हमने पूरी कंडीशन बनाई है ये हमने सिर्फ एक स्टेप के लिए बनाई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाई है। बट हमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनानी पड़ेगी, कभी 2 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, 3 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस तरह से। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करूंगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा सेम मैट्रिक्स से। यानी कि जब मुझे इसके 2 ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो मैं इसका स्क्वायर निकाल दूंगा, 3 ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी तो मैं इसी का क्यूब कर दूंगा। अगर यहाँ पे अब आपके मन में ये वाला डाउट है कि हम इसके अंदर स्क्वायर या क्यूब क्यों कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बट मैट्रिक्स विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और मैट्रिक्स की जो बेसिक मल्टीप्लीकेशन है वो आप सब लोगों को पता होगी। अगर आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल चाहिए तो इसको थोड़ा एक डिफरेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अभी एक बात 2 लोगों को बताओगे तो वो 2 4 को बताएंगे, फिर वो जो 4 लोग हैं वो 16 लोग को बताएंगे। तो ये एकदम आपका एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 2 को बताएंगे, फिर 2 3 को बताएंगे, 3 4 को बताएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपका एक्सपोनेंशियली एकदम ग्रो करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आए हो, हम मैट्रिक्स का यूज क्यों कर रहे हैं आपको वो समझ में आए हो। मैट्रिक्स से 1 के लिए हमने निकाला है, जब 2 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे। ये जो मेरी मैट्रिक्स टेबल है इससे मुझे मेरी क्या पता चल जाएगी कि मेरी फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी रहने वाली है। और जैसे मुझे मेरी एक बार फ्रीक्वेंसी पता चलेगी कि मेरी फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है सारे एलिमेंट्स की, मैं उनको ऐड कर सकता हूँ और बस जो भी मेरी लेंथ है वो मुझे इजीली मिल जाएगी। अब चलते हैं इसके भी कोडिंग वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। सो ये जो हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था इसको कर लेते हैं ऐसे रीसेट एक बार, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे इसका जो कोड है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे मोड के लिए जाने वाला है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने मोड की वैल्यू निकाल लेता हूँ। दैट इज कितनी थी मेरी 1 + 7, मतलब क्या इसका 10⁻⁻7, ये मेरी मोड की वैल्यू रहने वाली है। और मैं यहाँ पे एक वैल्यू और निकाल लेता हूँ जो कि मुझे लास्ट में बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगी, वो क्या रहेगी मेरी साइज की वैल्यू। साइज हम कितना यूज रखेंगे अपनी मैट्रिक्स का भी हो गया, वो कितना होगा आपका 26x26 का, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या होगा, बिल्ड द मैट्रिक्स का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी जो मैट्रिक्स है उसको क्रिएट कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए मैं 2 वेक्टर्स का यूज करूंगा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर, वेक्टर। डेटा टाइप क्या होगा इसका, लॉन्ग लॉन्ग हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आंसर कैन बी वेरी लॉन्ग, सो उसके लिए हम इसमें लॉन्ग का यूज करेंगे। मैट्रिक्स का नाम अभी के लिए टी रख देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का मेरा साइज कितना होगा, देखो 26 का, जो कि मैंने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि इसका साइज कितना रहने वाला है 26 का। और इस वेक्टर के अंदर क्या होगा, मेरा एक और वेक्टर होगा जो कि क्या होगा, मेरा लॉन्ग टाइप का होगा। सो दैट इज लॉन्ग। और इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, अगेन 26 होंगे, दैट इज साइज। और मैं सबको किससे इनिशियलाइज कर दूंगा, अभी के लिए 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। सो यहाँ पे जो मेरी मैट्रिक्स है वो मेरी बन चुकी है, एक ब्लैंक बॉक्स बन गया है मैट्रिक्स के अंदर। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे एक लूप लगा लेंगे, for i = 0, i <n i++, ठीक है। ये हमने वेक्टर के बाद आगे अपना लूप चलाएंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, दैट इज for int j = 1, दैट इज j = 1, j is less than equal to, कब तक ये चलने वाला है मेरा, nums
और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा जे जो भी है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 टाइम यहाँ पे जे प्लस प्लस। ठीक है, जब मेरे यहाँ पे दोनों लूप हो जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, अपनी मेन वैल्यू डालेंगे। अब हमारी जो मेन वैल्यू थी ये मैंने 2 लूप चलाई है अपनी, पहले आई के लिए चलाई है, जे के लिए चलाई है। आई क्या बताएगा, हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, क्या बता रहा था आई मेरा मेन कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहा था, और ये जो मेरा जे है ये बता रहा था कि इसकी नम्स के अंदर क्या वैल्यू रहने वाली है और ये मेरा कहां तक जाके रन करेगा। ठीक है, आई और जे आ चुका है मेरा। सो हम दोबारा लिख लेते हैं, क्या सबसे पहले मेरे पास आई कैरेक्टर आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा मेरे पास जे। अब मैं जे को निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पहले अपने आई और जे को प्लस कर लेता हूँ और लास्ट में मैं इसका अपने साइज के साथ एक बार मोड भी निकाल देता हूँ जिससे मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज साइज प्लस प्लस। ठीक है, इससे क्या हुआ है, मेरा वेक्टर इनिशियलाइज हो चुका है, मेरी मैट्रिक्स बन चुकी है। मैट्रिक्स के अंदर मेरे यहाँ पे वैल्यू जो है, अब हम उसकी बात कर लेंगे इससे इजीली। ये बेसिकली क्या करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब एक बार जो मेरी फ्रीक्वेंसी वो क्रिएट हो चुकी है, हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या करना था, हम उसका एक्सपोनेंशियल करना था। एक्सपोनेंशियल हमें ये उसकी मल्टीप्लाई करनी थी, मल्टीप्लाई का मतलब उसका एक्सपोनेंशिएशन निकालना था। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, जब कोई भी आप सोचो कि पावर जाएगी तो आपकी दूसरी वेक्टर क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल वाली कंडीशन लिखेंगे, सो दैट इज माई टी अंडरस्कोर एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे वो पूरा कोड तो नहीं लिख सकते, उसको नीचे बाद में लिख लेंगे। सो अभी के लिए इसका यहाँ पे डाल देते हैं क्या, मैट्रिक्स, अभी मल्टी पावर, हम पावर निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स पावर। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, टी डाल देंगे और लास्ट में अपने मोड की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन करेंगे उसका। अब आप ये सोच के चलो कि आपके पास एक स्टेप आपका और कंप्लीट हो चुका है कि आप उसकी पावर निकाल चुके हो। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम अपने वेक्टर के अंदर जाके अपनी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे। ठीक है, हम जाके उसकी नई फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे थे ना वहां पे। सो ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, आई थिंक सही लिखा हुआ है, यस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम रख देते हैं अभी के लिए फ्रीक्वेंसी। अब साइज इसका भी कितना रहेगा, दैट इज माई साइज। सबको इनिशियलाइज में किससे करता था, स्टार्टिंग में 0 से। ये हर बार मेरा सेम प्रोसेस रहेगा। 4 कैरेक्टर सी किसके अंदर चलेगा, मेरे स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, मेरा एक एक एलिमेंट पे जो भी उसके अंदर अवेलेबल है, और क्या कर देगा, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी में वैल्यू होगी किसकी, सी माइनस ए की, ए को इसके अंदर लिख लेंगे, और ये कितनी हो जाएगी मेरी प्लस प्लस, ये मेरी यहाँ पे 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ये मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है सबकी। 3 स्टेप हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे इसमें, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ठीक है, मेरी मैट्रिक्स बन चुकी है, उसका एक्सपोनेंशिएशन मैं कर चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी काउंट कर चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फाइनल मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी फ्रीक्वेंसी की और एक्सपोनेंशिएशन की, जिससे मुझे मेरी फाइनल काउंट मिल जाए। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का यहाँ पे फंक्शन लिख लेंगे, सो दैट इज मल्टीप्लाई, और उसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई के लिए भी एक बस सेम फंक्शन पहले क्रिएट कर देंगे। सो ये कितना होगा मेरा, सबसे पहले देखो मुझे भी नहीं पता कि क्या रहने वाला है। सो मैं यहाँ पे टोटल जो कि लास्ट में मुझे चाहिए उसको मैं स्टार्टिंग कर लेता हूँ 0 से, कि अभी के लिए जो मेरी टोटल लेंथ है वो कितनी है, 0 है। उसके बाद बस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक फोर लूप चला लूंगा बेसिकली। सो ये हो जाएगा मेरा 4, उसके बाद मैं अंदर लिख लूंगा इंट j इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे j मेरा कब तक चलने वाला है, जब तक वो मेरा साइज से छोटा है तब तक ये मेरा j लूप चलने वाला है, और j क्या हो जाएगा एक कर। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, अगर आपको, उसके बाद हमारा काम क्या था, एक सम क्रिएट करने का। हम ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मेरा फाइनल सम चाहिए। सम के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, सो क्या हो जाएगा मेरा सम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो भी मेरा सम है वो कितना रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे सम प्लस जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है, हम वही कर रहे थे। सो दैट इज माई फ्रीक्वेंसी, जो भी आई की वैल्यू होगी। सम के बाद मुझे यहाँ पे एक और अभी लूप चलानी पड़ेगी इस वाले आई को इंडिकेट करने के लिए। सो ये कितना हो जाएगा, 4 इंट आई इक्वल्स टू 0। आई भी कब तक चलने वाला है, जब तक ये लेस देन मेरा साइज रहेगा। सो आई इज लेस देन साइज, और ये जो आई है ये भी मेरा एक एक करके क्या होता रहेगा, यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा आई प्लस प्लस। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको इजीली डिफाइन कर सकता हूँ। जस्ट मैं इसको यहाँ पे एक बार स्कोर हटा देता हूँ। सो ये जो है ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
सो सम के लिए हम यहाँ पे लिख रहे थे, सो सम कितना होगा मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, इसके यहाँ पे मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे, जो भी मेरी एक्सपोनेंशिएशन वाली वैल्यू होगी। सो ये कितना हो जाएगा t_exp एक्सपोनेंशिएशन, और उसके अंदर क्या होगा, एक मेरा आई वैल्यू होगी, एक मेरी जे वैल्यू होगी, और लास्ट में यहाँ पे बस इसका मैं क्या करा लूँगा, एक बार मोड कर दूंगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ से मेरी नेक्स्ट वैल्यू मिलने वाली है। देन उसके बाद अब क्या होगा, जो मेरा टोटल है, अब यहाँ से वो टोटल अपडेट होगा। सो टोटल कितना हो जाएगा मेरा, टोटल प्लस सम, जो भी मेरे पास सम होगा बस मुझे वो उसमें ऐड कर देना है। सो दैट इज कितना हो जाएगा मेरा टोटल प्लस सम, और लास्ट में इसको भी मुझे क्या कराना पड़ेगा, मोड कराना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा मेरा परसेंटेज मोड। ठीक है, ये कोड हमारा अभी तक कंप्लीट तो हो चुका है। हमें जो जो चीज़ें हमें जरूरत थी हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल ली हैं। लास्ट में बस मैं यहाँ पे अपने टोटल को रिटर्न करा लेता हूँ। ठीक है, बट अभी इसके अंदर बचा क्या हुआ है, अब इसके अंदर वो फंक्शंस बचे हुए हैं जो फंक्शंस अभी तक हमने डिफाइन नहीं करे हैं कहीं भी। अब हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, अपने उन फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। सो इसके जस्ट नीचे चलते हैं और यहाँ पे अपने उन फंक्शंस को भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे उन फंक्शंस को प्राइवेट रख लेते हैं। सो दैट विल बी माई प्राइवेट। अब ये जितने मेरे पास फंक्शन है ये सारे मेरे पास प्राइवेट क्लास के अंदर कॉल होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन मैं किसका लिखूंगा अपना, यहाँ पे सबसे पहला मैं यहाँ पे अपना फंक्शन लिखूंगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, जो कि अभी रह चुका है मेरा, दो मैट्रिक्स हैं, जब उनकी मल्टीप्लाई होगी तो वो कैसे होने वाली है। सो देखो यहाँ पे जो मेरे कोड के अंदर प्रॉब्लम्स थी मैंने उनको दूर कर लिया। आप एक बार कोड को दोबारा चेक कर सकते हो, कुछ माइनर सी मिस्टेक्स थी उसके अंदर। ठीक है, बाकी सब इसके अंदर ठीक है। अब एक बार इसको दोबारा से यहाँ पे सबमिट करके चेक कर लेते हैं, और मैं बिना रन करे इसको सबमिट कर रहा हूँ। यस, आप देख सकते हो जो मेरे टेस्ट केस हैं वो सारे पास हो चुके हैं और एक्सेप्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे जो मेरा कोड है वो भी सबमिट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यस, आज के क्वेश्चन के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।